नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे अध्याय पर नजर डालते हैं जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है सिकंदर के भारत पर हमले की और उसकी एक ऐसी विरासत की जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? मतलब एक फौजी हमला जो सिर्फ जीत और हार के लिए लड़ा गया, वो एक कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह कैसे बन सकता है? कैसे एक जंग ने दो इतनी बड़ी सभ्यताओं को, आप सोचिए, इस तरह से मिला दिया कि उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ तलवारों और जीत की नहीं है। इस हमले ने अपने पीछे क्या क्या छोड़ा। यूनानी स्टाइल के सिक्के, भारतीय कला और ज्योतिष पर एक बहुत गहरा असर, और तो और दोनों इलाकों के बीच नए कारोबारी रिश्ते भी। लेकिन सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन किरदारों से मिलना होगा जिनके फैसलों ने सही या गलत इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो देखिए, एक तरफ तो थे सिकंदर, मैसेडोनिया के वो महत्वाकांक्षी राजा जिनका बस एक ही सपना था, पूरी दुनिया को जीतना। और दूसरी तरफ थे तक्षशिला के राजा आम्भी, जिन्होंने, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, खुद सिकंदर को भारत पर हमला करने का न्योता दिया था। तो एक का सपना और दूसरे का न्योता, बस यहीं से इस ऐतिहासिक टकराव की जमीन तैयार हो गई। तो सिकंदर का ये जो वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट का अभियान था, वो भारत के दरवाजे तक आखिर पहुंचा कैसे? आइए देखते हैं। अब जरा इस सफर के पैमाने को देखिए। मैसिडोनिया से निकलकर सिकंदर ने उस वक्त के सबसे बड़े फारसी यानी खखामनी साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और अपनी फौज को लगातार पूरब की तरफ बढ़ाता गया। एक के बाद एक राज्य जीतते हुए आखिर में वो सिंधु नदी के किनारे आ पहुंचा, मतलब ठीक भारतीय उपमहाद्वीप की सीमा पर। और ये सब हुआ साल 326 ईसा पूर्व में। ये वो ऐतिहासिक साल था जब पूरब और पश्चिम की दो महान सभ्यताएं पहली बार आमने सामने टकराईं। इसी साल सिकंदर और उसकी सेना ने भारत में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन यहीं कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। वो योद्धा जो पूरी दुनिया जीतने निकला था, जिसे कोई रोक ही नहीं पा रहा था, वो अचानक भारत से वापस क्यों लौट गया? देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। सिकंदर की सेना को रोकना नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने झेलम नदी पार की और वो रावी नदी की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी दीवार सामने आ गई जिसने इस अजेय मानी जाने वाली सेना के कदम रोक दिए? और इसका जवाब है मगध। जी हां, सिकंदर की सेना के सामने अब था मगध का विशाल साम्राज्य, जिसके राजा थे धनानंद। जब सिकंदर की थकी हारी सेना ने मगध की जबरदस्त और बहुत बड़ी फौज के बारे में सुना, तो बस उन्होंने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। और बस अभियान वहीं खत्म। जरा सोचिए इस बात को। दुनिया जीतने निकला सिकंदर, जिसे बड़े बड़े साम्राज्य नहीं रोक पाए, उसे एक ऐसे दुश्मन के डर ने रोक दिया जिससे वो कभी लड़ाई नहीं, सिर्फ मगध की ताकत की खबर, और उससे मैसेडोनिया की तरफ वापस मुड़ना पड़ा। तो लड़ाई तो भले ही सीमा पर रुक गई, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहा। चलिए अब इसकी विरासत पर नजर डालते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा कल्चरल संगम था। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे इस अधूरे युद्ध ने एक अनचाही पर शानदार विरासत छोड़ी। सबसे पहले तो इसने भारत और यूनान के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट बना दिया। इससे हुआ ये कि व्यापार और संस्कृति के रिश्ते बहुत गहरे हो गए। नतीजा, भारतीय कला, खासकर मूर्तिकला और ज्योतिष पर यूनान का गहरा असर पड़ा। और तो और भारतीय सिक्कों पर भी यूनानी सिक्के बनाने के स्टाइल का प्रभाव दिखने लगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र से ज्यादा सांस्कृतिक क्षेत्र में महसूस किया गया। मतलब जंग तो कुछ ही वक्त चली, लेकिन विचारों का जो लेन देन हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी है, या फिर ये विचारों के टकराव की कहानी भी है? एक ऐसा टकराव जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है।